मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन साफ आ रही है ना? नो मैम। यस मैम। यस मैम। और आवाज? आवाज भी साफ आ रही है मैम। हाँ चलो ठीक है फिर। यस मैम। मैम नया चैप्टर स्टार्ट कर दिए? हाँ कल पूरा हो गया ना वो चैप्टर। हाँ खुशबू। हाँ मैम। नोट्स पहुंच गए थे ना कल के सबके पास में? यस मैम। किस चीज की सॉरी खुशबू? खुशबू किस चीज की सॉरी मांग रही है? चलो बच्चों, कल आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसी के साथ में अपन नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ अंकेश गुजर गुड मॉर्निंग। नया लेसन नंबर 6 है और लेसन का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, या तुम इस लेसन का नाम धातु निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत भी बोल सकते हो। तो बच्चों अपन 6 लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। धातु निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत या तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम दोनों एक ही चीज है। लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3, जो तुम सब जानते हो उसके बारे में। पहला भाग है धातु, दूसरा होता है अधातु, जो मैंने आपको 11वीं क्लास में भी डिटेल से करवाया है, और तीसरा होता है उपधातु। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु प्रकृति में ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। धातुओं में कठोरता, आघात वर्धनीयता, पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता होता है। तन्यता, खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता होता है। धात्विक चमक आदि गुण पाए जाते हैं। धातुओं में कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक चमक आदि गुण पाए जाते हैं। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कैसे होती है? सुचालक होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में लगभग 80% धातुएं होती है। कितने प्रतिशत धातुएं होती है? 80%। जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, ये कौन सी है? धातुएं हैं।
ठीक है। जो अधिकतर तत्वों में 80% क्या ज्ञात है, धातुएं ज्ञात है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं जैसे गोल्ड है, एजी है, प्लेटिनम है, आदि सब क्या होती है, धातुएं होती है। दूसरा अधातु आता है। अधातु में चमक नहीं पाई जाती है तो आप इसको चमकहीन भी बोल सकते हो। अधातुएं चमकहीन होती है, भंगुर होती है, विद्युत तथा उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ये अधातुओं में क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। भंगुर, चमकहीन और कैसी होती है, कुचालक होती है। जैसे अधातुओं में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हेलोजन है। हेलोजन को किसे दर्शाते हैं, अक्स से। ये किन में आती है, अधातुओं में आती है। उपधातु जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। टी किसका प्रतीक है, टेलुरियम का। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम ये किस में आते हैं, उपधातु में आते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है धातु। धातुएं ठोस होती है, इनमें कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक चमक आदि गुण पाए जाते हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों में लगभग 80% धातुएं होती है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि। अधातु अधातु भंगुर प्रकृति की होती है, चमकहीन व कुचालक होती है। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हेलोजन है आदि। उपधातु जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम ये किस में आते हैं, उपधातु में आते हैं। अब बच्चों अपन इसी के आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, धातुओं की उपलब्धता। धातुओं की उपलब्धता। सभी बच्चों को धातु, अधातु और उपधातु क्लियर हो गए, मिटान दो। 11वीं क्लास का टॉपिक था ये। तो धातु, अधातु और उपधातु सभी को क्लियर है? और बोलो, फटाफट बोलो। 65 बच्चों में 4 5 हाँ हाँ बोले। हाँ निर्मल दरिया, अभी तू क्या बोल रहा था, कहाँ से स्टार्ट है, मतलब दोबारा लिख। निर्मल दरिया एक बार वापस रिपीट कर जो भी लिखा था तूने। निर्मल फटाफट लिख, आगे का टॉपिक भी पढ़ाना है। अभी की कहाँ से स्टार्ट है, ऐसे कुछ आया था, मैम आज मैं लेट हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ यहीं से स्टार्ट है, धातु से ही पढ़ाया है मैंने, कोई बात नहीं, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है तू। धातु, अधातु और उपधातु अभी स्टार्ट किया है, यहीं से पढ़ाया है 6वां लेसन। ठीक है निर्मल, चलो अब मैं आगे चलती हूँ। धातुओं की उपलब्धता। चलो बच्चों, धातुओं की उपलब्धता क्या होती है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है धातुओं की उपलब्धता।
आपके पास नोट्स यहीं से आएंगे, धातुओं की उपलब्धता से। ठीक है बच्चों, क्योंकि धातु, अधातु, उपधातु के बारे में तुम सब जानते हो। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैम वो भी आना चाहिए तो वो भी भेज दूंगी, वरना आपका लेसन का स्टार्टिंग पार्ट धातुओं की उपलब्धता ही है। तो धातुओं की उपलब्धता यानी मैं वो भी भेज दूंगी, धातु, अधातु और उपधातु भी, थोड़ा सा परिचय पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। धातुएं प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। धातुएं प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो धातुएं कम क्रियाशील होती है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे Ag, Au, Pt आदि धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अधिक क्रियाशील धातुएं पृथ्वी के अंदर O2, CO2 व अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिकों का निर्माण करती है या यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, अतः वह धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वह पृथ्वी के अंदर O2, CO2 अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, अतः वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, टीन है, लेड है, ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो धातुएं प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो कम क्रियाशील होती है वह मुक्त अवस्था में, और जो अधिक क्रियाशील होती है वो संयुक्त अवस्था में। अधिक क्रियाशील धातुएं पृथ्वी के अंदर O2, CO2 तथा अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, अतः वह कौन सी अवस्था में होती है? संयुक्त अवस्था में होती है। मुक्त अवस्था में सोना, चांदी, प्लेटिनम, संयुक्त अवस्था में लोहा, एल्यूमिनियम, टीन और लेड आदि धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब आपके सामने आता है खनिज। पहले छोटी छोटी परिभाषाएं क्लियर करते चलेंगे। खनिज वे धातुएं जो पृथ्वी के अंदर यौगिकों के रूप में पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। धातुएं पृथ्वी के अंदर यौगिकों के रूप में पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। एक होता है अयस्क। अयस्क होता है वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से या कम खर्चे में प्राप्त की जाती है, उनको अयस्क कहा जाता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, सभी खनिज जो होते हैं वह अयस्क नहीं होते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, परंतु सभी जो अयस्क है वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्कों से किसका निर्माण होता है? खनिजों का निर्माण होता है। तो खनिज किसे बोलोगे? धातुएं पृथ्वी के अंदर यौगिकों के रूप में पाई जाती है, उन्हें खनिज कहा जाता है। और खनिजों से धातुएं आसानी से और कम खर्चे पर प्राप्त किया जाता है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब देखो बच्चों, धातुओं के प्रारूप। धातुओं के प्रारूप। धातुओं के प्रारूप का मतलब है कि धातुएं कौन कौन से रूपों में पाई जाती है। धातुएं
सल्फाइड रूप में भी पाई जाती है, ऑक्साइड रूप में भी पाई जाती है, या तुम्हें धातुओं की जगह अयस्कों के प्रारूप भी कर सकते हो। अयस्कों के प्रारूप भी लिख सकते हो कि अयस्क कौन कौन से रूप में पाए जाते हैं, वही चीज है क्योंकि धातुओं से अयस्क बने हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट व हेलाइड आदि रूप में पाई जाती है। ऑक्साइड के रूप में भी होगी, कुछ अयस्क होते हैं जो ऑक्साइड के रूप में भी होंगे, सल्फाइड के में भी, कार्बोनेट में भी होंगे। कुछ अयस्क हैं जो केवल सल्फाइड रूप में ही है, कुछ अयस्क हैं जो हेलाइड रूप में ही है, कुछ अयस्क हैं जो कार्बोनेट रूप में ही है। जरूरी नहीं सभी अयस्क के जितने मैंने प्रारूप लिखेंगे वो है। कुछ अयस्क ऑक्साइड के रूप में है तो कुछ कार्बोनेट में, कुछ तीनों रूपों में भी है, कुछ चारों रूपों में भी है। जैसे बच्चों मैं अयस्कों के प्रारूप में जो जो एग्जाम्पल लिख रही हूँ उन एग्जाम्पलों के सूत्र आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। एग्जाम में अयस्कों के सूत्र पूछे भी जाते हैं और आपकी आगे इसी लेसन में विधि पढ़ाई जाएगी, तो उसमें मैं सूत्र लिख के नाम बोलूंगी ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये तो हम वहां पे पढ़ चुके हैं। अपन पहला अयस्क पढ़ने जा रहे हैं, कॉपर के अयस्क। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अपन को रिपीट भी करना है इसलिए मिटा नहीं रही हूँ। पहला अयस्क का प्रारूप पढ़ रहे हैं, कॉपर के अयस्क। पहला कॉपर का अयस्क पढ़ रहे हैं। कॉपर के अयस्क में पहला अयस्क अपन ऑक्साइड के रूप में ले रहे हैं, ऑक्साइड अयस्क। देखो बच्चों कॉपर का ऑक्साइड अयस्क Cu2O होता है जिसका नाम क्यूप्राइट होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्यूप्राइट होता है। ये तुम्हें याद रखने होंगे। क्यूप्रेट का रासायनिक सूत्र बताइए तो तुम बताओगे Cu2O, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर का अपन सल्फाइड अयस्क कर रहे हैं, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क कॉपर का एक तो होता है Cu2S, जिसे बच्चों कॉपर ग्लास भी कहा जाता है, कॉपर ग्लास, या इसका दूसरा नाम है चेल्कोसाइट। Cu2S का रासायनिक नाम क्या है, चेल्कोसाइट या कॉपर ग्लास। सल्फाइड अयस्क में कॉपर का दूसरा अयस्क आता है CuFeS2, जिसका नाम है कॉपर आयरन पाइराइटीज, कॉपर आयरन पाइराइटीज। ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। इसी प्रकार अपन कॉपर का तीसरा अयस्क ले रहे हैं, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट कॉपर का अयस्क है CuCO3 CuOH2। ये कार्बोनेट अयस्क है जिसका नाम है बच्चों मेलाकाइट। क्या नाम है, मेलाकाइट। ये कॉपर के अयस्क है। तो कॉपर का ऑक्साइड अयस्क क्यूप्राइट है जिसका नाम Cu2O है। सल्फाइड, इट नहीं है, ये इड है, सल्फाइड अयस्क Cu2S है जिसका नाम कॉपर ग्लास या चेल्कोसाइट है। CuFeS2 भी सल्फाइड अयस्क है जिसका नाम कॉपर आयरन पाइराइटीज है। कार्बोनेट अयस्क CuCO3 CuOH2 होता है जिसका नाम मेलाकाइट है। ये कॉपर के अयस्क कंप्लीट हो गए। अब चलो बच्चों अपन दूसरा अयस्क पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा अयस्क बता रही हूँ। दूसरा अयस्क है आयरन या लोहे का अयस्क।
आयरन को ही लोहा कहा जाता है। आयरन या लोहे का अयस्क, सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क पढ़ रहे हैं। आयरन का ऑक्साइड अयस्क एक होता है Fe2O3, एक होता है Fe3O4। Fe2O3 का नाम है हेमेटाइट। Fe2O3 का नाम क्या है? हेमेटाइट। Fe3O4 का नाम है मैग्नेटाइट। Fe2O3 तो हेमेटाइट होता है और Fe3O4 है वो मैग्नेटाइट होता है। ये आयरन या लोहे के ऑक्साइड अयस्क है। आयरन या लोहे का सल्फाइड अयस्क, आयरन या लोहे का सल्फाइड अयस्क होता है FeS2, जिसे आयरन पाइराइटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन पाइराइटीज कहा जाता है। इसी प्रकार आयरन का कार्बोनेट अयस्क है। आयरन का कार्बोनेट अयस्क FeCO3 होता है, जिसका नाम है सीडेराइट। क्या नाम है? सीडेराइट। तो आयरन या लोहे का ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं। हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3, मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4 होता है। सल्फाइड अयस्क FeS2, जिसका नाम आयरन पाइराइटीज है। कार्बोनेट अयस्क FeCO3, जिसका नाम सीडेराइट है। इसी प्रकार अपना अगला अयस्क चल रहा है, तीसरा अयस्क एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क में देखो बच्चों, पहला अयस्क है ऑक्साइड अयस्क। बहुत बार नाम भी आता है और बहुत बार आप 11वीं क्लास में भी इसका नाम पढ़े हो। ऑक्साइड अयस्क में है Al2O3 2H2O, जिसे बॉक्साइड अयस्क कहा जाता है। इसका मैंने दूसरा नाम एल्यूमिना भी बताया था। इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? एल्यूमिना। Al2O3 2H2O को बॉक्साइड कहा जाता है। इसी प्रकार Al2O3 2SiO2 2H2O, इसका रासायनिक नाम क्ले है। क्या है? क्ले है। ये रासायनिक सूत्र बच्चों याद रखने हैं तुम्हें। बॉक्साइड का Al2O3 2H2O, क्ले का Al2O3 2SiO2 2H2O। एक ऑक्साइड अयस्क एल्यूमिनियम का होता है Al2O3, जिसको डायस्पोर कहा जाता है। क्या? सॉरी, Al2O3 जिसको कोरंडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरंडम। एक होता है Al2O3 H2O, जिसको डायस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायस्पोर। ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अयस्क हैं, बॉक्साइड, क्ले, कोरेंडम और डायस्पोर। इसी प्रकार बच्चों एल्यूमिनियम के सल्फाइड अयस्क आते हैं। सॉरी, सल्फाइड अयस्कों का नाम आ गया। सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क एल्यूमिनियम के होते नहीं है। केवल एल्यूमिनियम कौन से अयस्कों के रूप में पाया जाता है? ऑक्साइड अयस्कों के रूप में। चौथा अयस्क अपन पढ़ने जा रहे हैं जिंक के अयस्क। जिंक के अयस्क देखो बच्चों, जिंक का एक ऑक्साइड अयस्क होता है, ऑक्साइड अयस्क जो होता है ZnO, जिसका नाम है जिंकाइट। क्या नाम है? जिंकाइट। जिंकाइट। एक होता है सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क
जो होता है ZnS, जिसका नाम है जिंक ब्लेंड, जिसका नाम क्या है, जिंक ब्लेंड। एक होता है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क जो है ZnCO3, इसका नाम होता है केलामाइन। क्या नाम होता है, केलामाइन। जिंक भी 3 अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ऑक्साइड अयस्क में जिंकाइड, जिसका सूत्र ZnO, सल्फाइड में ZnS, जिसका सूत्र जिंक ब्लेंड, कार्बोनेट अयस्क में ZnCO3, जिसका नाम केलामाइन है। इसी प्रकार बच्चों अपन एक अयस्क और पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट अयस्क है सिल्वर के अयस्क, जिसको चांदी के अयस्क भी बोल सकते हो। सिल्वर का अयस्क, सिल्वर का एक सल्फाइड अयस्क होता है। अब तुम समझ जाओगे, इतने सारे पढ़ा दिए मैंने। एस लगा होता है तो सल्फाइड, ओ आ जाता है तो ऑक्साइड, CO3 आ जाता है तो कार्बोनेट आ जाता है। जिंक का सिल्वर के होते हैं AgCl। इसका मतलब बच्चों आप समझ गए होंगे, ये कौन से रूप में है, हेलाइड रूप में। मोटे मोटे लिखूं निर्मल दरिया, हाँ कोई बात नहीं, अब की बार मोटे मोटे लिखूंगी। हेलाइड Cl आ गया ना, इसका नाम है होर्न सिल्वर। क्या नाम है, होर्न सिल्वर। एक सल्फाइड अयस्क होता है जो Ag2S होता है, जिसका नाम अर्जेंटाइट है। क्या नाम है, अर्जेंटाइट। ये बच्चों अयस्कों के प्रारूप है। ठीक है, तो मैंने इतने सारे अयस्क लिखे हैं, वेरी मोस्ट अयस्क। इनके अलावा आपको एक भी सूत्र याद नहीं रखना है, एग्जाम में इन्हीं सूत्रों में से पूछे जाते हैं। ज्यादा सूत्र भी नहीं लिखाए हैं, मोस्ट लिखाए हैं, तो तुम इन सूत्रों को याद रखोगे। ठीक है, बॉक्साइड का, क्ले का, होर्न सिल्वर का, केलामाइन, सीडेराइट, इनके सूत्र पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों अपना लेसन स्टार्ट हुआ था पृथ्वी पर पाए, एक बार फटाफट रिपीट कर रही हूँ, फिर आगे भी टॉपिक अपन को स्टार्ट करने हैं। तो कुछ बच्चे लेट भी ज्वाइन किए थे, क्लास स्टार्ट की थी तब। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने मिटा दिया था। पहला भाग धातु था। धातुएं ठोस अवस्था में पाई गई थी। धातुओं में कठोरता, अगाध वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक चमक आदि गुण पाए जाते हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी धातु लिखाई है, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, Ag, Au, Pt। दूसरा मैंने अधातु पढ़ाया। अधातुएं भंगुर, चमकहीन होती है, भंगुर प्रकृति की होती है, विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, फास्फोरस है। ये किसमें आते हैं, अधातुओं में आते हैं। तीसरा आपने उपधातु पढ़ा, जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु होती है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी आदि क्या होती है, उपधातु। फिर अपना टॉपिक था धातुओं की उपलब्धता। धातुएं प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती है, मुक्त अवस्था में होती है, Ag, Au, Pt। अधिक क्रियाशील धातुएं पृथ्वी के अंदर यौगिकों में O2, पृथ्वी के अंदर O2, CO2 और अन्य तत्व होते हैं, उनसे क्रिया करके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, अतः वह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, टीन है, लेड है आदि। फिर अपना टॉपिक चला था खनिज। वे धातुएं
जो पृथ्वी के अंदर यौगिकों के रूप में पाई जाती है खनिज कहलाते हैं। अयस्क खनिजों से धातुएं आसानी से व कम लागत में प्राप्त की जाती है। लागत का मतलब है खर्चा, उसे अयस्क कहा जाता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। अयस्कों के प्रारूप अयस्क जो आपने उदाहरणों में देखे हैं, कोई सल्फाइड में है, कोई कार्बोनेट में है, कोई ऑक्साइड में है, कोई हेलाइड में है। सल्फर और सल्फेट और सिलिकेट के एग्जाम्पल अयस्कों में नहीं है। तो अयस्क ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट और हेलाइड आदि रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें आपने सबसे पहला अयस्क पढ़ा कॉपर का। ऑक्साइड अयस्क क्यूप्राइट है, जिसका सूत्र Cu2O है। सल्फाइड अयस्क कॉपर ग्लास या चेल्कोसाइट है, जिसका Cu2S है। कॉपर आयरन पाइराइटीज है, जिसका CuFeH2 है। कार्बोनेट अयस्क मेलाकाइट है, CuCO3 CuOH2O। फिर आपने लोहे या आयरन के अयस्क पढ़े। लोहे या आयरन का ऑक्साइड अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं। हेमेटाइट Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। सल्फाइड अयस्क FeH2, जिसका नाम आयरन पाइराइटीज है। कार्बोनेट FeCO3, जिसका नाम सीडेराइट है। एल्यूमिनियम के अयस्क पढ़े। ऑक्साइड अयस्क में बॉक्साइट Al2O3 2H2O, क्ले Al2O3 2SiO2 2H2O, कोरेंडम Al2O3, डाइस्कोर Al2O3 H2O। जिंक के अयस्क ऑक्साइड अयस्क है ZnO, जिसे जिंकाइट कहा जाता है। ZnS, जिसे जिंक ब्लेंड कहा जाता है, जो सल्फाइड अयस्क है। ZnCO3, जिसे केलामाइन कहा जाता है, एक कार्बोनेट अयस्क है। इसी प्रकार सिल्वर के अयस्क है AgCl, जिसे कॉर्न सिल्वर कहा जाता है। Ag2S, जिसे अर्जेंटाइट कहा जाता है। ये बच्चों अयस्कों के प्रारूप है। इतने टॉपिकों में किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम क्या? नो। आगे बोलो, फटाफट बोलो। चलो फिर मैं आगे बढ़ूं। सभी को क्लियर ना सभी टॉपिक? चलो बच्चों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं धातु कर्म या धातु निष्कर्षण। आपका अगला टॉपिक चल रहा है धातु कर्म या धातु निष्कर्षण। धातु कर्म या धातु निष्कर्षण। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुनोगे कि धातु कर्म या धातु निष्कर्षण किसे कहा जाता है। धातु निष्कर्षण या धातु कर्म, धातु निष्कर्षण या धातु कर्म। देखो बच्चों, अयस्कों से धातु प्राप्त करना धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से धातु प्राप्त करना ही धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से धातु प्राप्त करने के निम्न पद होते हैं, जिसमें पहला पद है अयस्कों का चूर्णीकरण। पहला पद है अयस्कों का चूर्णीकरण। सबके बारे में अपन पढ़ते चलेंगे अलग अलग। अयस्कों का चूर्णीकरण, जिसे संशोधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संशोधन। दूसरा है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों के सांद्रण से भी अपन
क्या प्राप्त कर सकते हैं? धातु प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है सांद्रित अयस्कों से, सांद्रित अयस्कों से धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्कों से किसमें परिवर्तन होगा? धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, आपको अपने आप पता चलता चलेगा कि चूर्णीकरण कैसे हो रहा है, सांद्रण कैसे हो रहा है, धातु ऑक्साइड कैसे बन रहे हैं। चौथा पॉइंट है इसका धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन, धातु में परिवर्तन। अब जो धातु प्राप्त हुई है उसके 5वें पॉइंट में धातु का शोधन करते हैं। धातु के शोधन का मतलब है शुद्धिकरण। शोधन को तुम शुद्धिकरण भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो धातु निष्कर्षण या धातु कर्म किसे कहा जाता है? अयस्कों से धातु प्राप्त करना ही धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से धातु प्राप्ति के 5 पद होते हैं। पहला पद है अयस्कों का चूर्णीकरण, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों से धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन, धातु का शोधन या शुद्धिकरण। ठीक है बच्चों, कल अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में लेसन नंबर 6 में सभी बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाए गए वो क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, कल अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आज इसी के साथ में अपन क्लास एंडिंग करने जा रहे हैं। कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।